हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल संडीला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूएस की हमारी नई क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सबकी पढ़ाई जो अच्छे से चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज मोनाजाइट सैंड इन केरला इज रिच इन व्हाट? मोनाजाइट सैंड जो केरला के अंदर है वो किस चीज का में रिच है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि केरला कोस्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, केरला कोस्ट पर जो है, जो रेत पाई जाती है, जो सैंड पाई जाती है, उसके अंदर एक और मिलता है, अयस्क मिलता है। ठीक है, तो ये अयस्क किस चीज़ का है और किस चीज़ का की प्रधानता है इसके अंदर, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा सही आंसर होगा इसके अंदर थोरियम। ठीक है, थोरियम जो है एक न्यूक्लियर मटेरियल है, जो कि पोटेंशियल न्यूक्लियर मटेरियल है, क्योंकि अभी तक इसको यूज करने की जो है टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि थोरियम जो है, इससे जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया था अब्दुल कलाम जी द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा, कि मान लीजिए एक जो है ट्रेन जा रही है, ठीक है, और वो भर के जा रही है कोल की। ठीक है, तो इसने कहा कि एक ट्रेन जा रही है जो कि कोल की भर के जा रही है, मतलब एक मालगाड़ी है। ठीक है, और उसमें कोयला भर के जा रहा है, और उसमें 100 डब्बे लगे हुए हैं कोयला के। ठीक है, तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो यूरेनियम 235 से जो एनर्जी मिलती है, समझ लीजिए एक कार जो है वो यूरेनियम की भर के जा रही है। ठीक है, तो एक कार में जितना यूरेनियम आ सकता है वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कि एक 100 डब्बे वाली जो ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस करेगी। और फिर उन्होंने कहा कि अगर उस कार की डिक्की में कितना सामान आ सकता है, उतना थोरियम इस पूरी कार के यूरेनियम के बराबर जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो मोनोजाइट सैंड जो है, ध्यान रखेंगे, ये और है थोरियम का। ठीक है, तो ये जो है एक न्यूक्लियर मटेरियल है जिससे एनर्जी बनाई जा सकती है। अब यूरेनियम में बात करें तो इसके दो जो है अप्रूफ मिलते हैं, एक यूरेनियम 235 और एक यूरेनियम 238। ठीक है, तो ये दो तरह के जो है इसके अप्रूफ मिलते हैं। प्लेटिनम एक धातु है, ठीक है, जो कि काफ़ी बोले तो काफ़ी प्रीसियस है, मेटल है। इवन सोने से भी ज़्यादा प्रीसियस मेटल है। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं है। कंपैरिजन था थोरियम और यूरेनियम में, लेकिन मोनाजाइट सैंड जो एक नाम अलग से ही दे दिया है, वो थोरियम के लिए ही है, थोरियम का ही एक और है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नागरकोल और जैसलमेर किसके प्रभावी उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? नागरकोल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ व्हाट? ये दो प्लेसेस हैं, एक नागरकोल और एक जैसलमेर। ठीक है, ये किसके यूज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पार्ट में हम जो है स्टैटिक जीएस का पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसका बहुत सारा पोर्शन जो है, खासतौर से हमने देखा था मिनरल्स के बारे में बात करें तो मिनरल्स का टॉपिक आपका मेटल नॉन मेटल जो है वो केवीएस के अंदर भी है। ठीक है, इसके अलावा हमने जब ये पोर्शन आपको कंटेंट कोर्स में करवाया था तो बताया था कि आपसे मिनरल्स में स्पेशली लिखा हुआ है मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, उसमें एनर्जी रिसोर्सेज नहीं पूछा लिखा हुआ है। ठीक है, जब उन्होंने स्पेशल मेंशन किया है तो हमने इसलिए एनर्जी रिसोर्सेज उसमें नहीं करवाए, फिर भी स्टैटिक जीएस के रूप में जो है आपको यहाँ पे करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा एक पीडीएफ भी दे दी जाएगी जिसमें जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो दे दिए जाएंगे एहतियात के लिए, कि इससे कोई क्वेश्चन कहीं उठा ना ले। हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए हमने आपके ऊपर बर्डन भी नहीं बढ़ाया। तो ये नागरकोइल और जैसलमेर जो है, देखिए जो रेगिस्तान जो होते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे तो होते नहीं, और वहाँ पे खूब आंधियाँ चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये फेमस है। ठीक है, और इसी तरीके से नागरकोइल भी जो है वो विंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फेमस है, जो पवन ऊर्जा है उसके लिए ये फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उन राज्यों की जोड़ी जिनमें अधिकांश तौर पे देखा जाए तो पेट्रोलियम भंडार हैं। द पेयर ऑफ स्टेट्स विच हैज मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, ज़्यादातर जो है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, वो हमें पेयर बताना है। तो उसमें देखिए
राजस्थान एंड कर्नाटका। कभी आपने कर्नाटका में सुना है कि ऑयल प्रोडक्शन के बारे में? मुझे नहीं लगता कि आपने सुना होगा, ये ऑप्शन काट सकते हैं। ठीक है, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये ऑप्शन में हम काफ़ी पुअर कर सकते हैं। उड़ीसा एंड गोवा, तो उड़ीसा और गोवा के अंदर आप देखेंगे आयरन प्रोडक्शन होगा, इसके अलावा बॉक्साइट का प्रोडक्शन होगा, बहुत सारे मिनरल्स तो यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन के बारे में नहीं सुना होगा। दो ऑप्शन आप इजीली जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कंपैरिजन आ जाता है। महाराष्ट्र में मुंबई कोस्ट पे बॉम्बे हाई है, शिवा क्रेटर के पास समुद्र के अंदर जो महाराष्ट्र है, मुंबई से कुछ दूर जो है यहाँ पर समुद्र के अंदर बॉम्बे हाई है। और बॉम्बे हाई जो है शिवा क्रेटर, जहाँ पर माना जाता है एक बहुत बड़ा खड्डा था और पानी गिर गिर के उसमें जो बहुत सारा जो सेडिमेंटेशन हो रखा है, जहाँ भी सेडिमेंटेशन पानी के अंदर हो रखा है वहाँ पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, जहाँ भी सेडिमेंटेशन जो है पानी के अंदर है वहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके गलने सड़ने से जो भी उसके अंदर जो चीज़ें पहुँची हैं वो प्रेशर में आके, टेम्परेचर में आके वहाँ ऑयल बन जाता है। तो ये दोनों ही में पॉसिबिलिटी दिखती है, लेकिन हमारा सही आंसर होगा असम एंड गुजरात। असम एंड गुजरात आर द टू वन पेयर ऑफ स्टेट विच हैज द मोस्ट पेट्रोलियम डिपॉजिट। ठीक है, तो राज्य की वो जोड़ी जिसमें अधिकांश पेट्रोलियम है भंडार है वो असम और गुजरात है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, फिलहाल जो है सबसे पहला जो ऑयल प्रोडक्शन किया गया था वो असम के अंदर किया गया था, असम के डिगबोई में। ठीक है, और बॉम्बे हाई आपने देख लिया, दो इम्पोर्टेंट प्लेसेस आपको बता दिया, एक बॉम्बे हाई और एक डिगबोई जो कि असम के अंदर है, और बॉम्बे हाई महाराष्ट्र के अंदर है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल। इनमें से कोई एक जो है नॉन मेटेलिक मिनरल है, तो ये भी आपको करवाया गया है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो रिवाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सेट जो है आपको डिजाइन किए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन सेट इसी हिसाब से डिजाइन किए गए हैं जिस हिसाब से आपका टॉपिक जो है स्टार्ट होता है। तो इन्होंने पूछा इनमें से कौन सा नॉन मेटेलिक मिनरल है, आपको ये क्लासिफिकेशन और ये डिवीजन जो है करवाया गया है। सबसे पहले बोला है मैग्नीज, फिर है कॉपर, फिर है कोल एंड देन ग्रेनाइट। ठीक है, मैग्नीज, तांबा, कोयला एंड ग्रेनाइट। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि कोयला जो है वो मेटेलिक नहीं है और ग्रेनाइट भी मेटेलिक नहीं है। तो इसकी ऑप्शन डिजाइनिंग, चलिए हम दोनों ही ऑप्शन को, चलिए हम इसका ऑप्शन बना लेते हैं। ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन सी एंड डी, एंड ऑप्शन ए सी डी। चलिए हम ये ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसका इस तरीके से हम कर सकते हैं, कोयला इज नॉट ए मेटेलिक। ठीक है, तो ये ग्रेनाइट भी है, ये पत्थर है, ये भी मेटेलिक नहीं है, लेकिन कॉपर एक मेटल है जिसको हम तांबा बोलते हैं। इसके अलावा मैग्नीज जो है वो भी एक मेटल है, और मैग्नीज का हमने यूज देखा था कि जो आयरन प्रोडक्शन है उसके अंदर मैग्नीज यूज की जाती है। इसके अलावा मैग्नीज हमने देखा था कि ये ओशियन से एक बड़ा सोर्स जो है मैग्नीज का मिलता है। ओशियन में मैग्नीज के नोड्यूल्स होते हैं, उसके बेस पर मैग्नीज के नोड्यूल्स बने हुए मिलते हैं, तो वहाँ से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये दोनों तो मेटेलिक श्योर हैं, ये दोनों नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो गया सी एंड डी। ठीक है, तो हमारा सी एंड डी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम का और पूछा असल में इसमें। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट, लाइमस्टोन, कॉपर, मैग्नीज। ये तो बिल्कुल अलग से धातु हो गई। तो आप दो ऑप्शन अगर इजीली अवॉइड कर सकते हैं तो आप नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन भी कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है वो लाइमस्टोन से नहीं, बॉक्साइट की खानों से जो है, बॉक्साइट जो है ये, और जो है अयस्क जो है वो एल्यूमिनियम का है। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बताया था कि बॉक्साइट और जो है वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल के एरिया में। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल के एरिया में जो है ये बॉक्साइट और बनता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जो बारिश होती रहती है वो अपने साथ जो आयरन कंटेंट और बाकी चीज़ों को नीचे जो है ज़मीन के नीचे जो फिल्टर हो जाते हैं और ऊपर एल्यूमिनियम रह जाता है। तो इस तरीके से जो है हमने बताया था कि लेटराइट जो सॉइल होती है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी जो है उसके अंदर एल्यूमिनियम की जो है प्रधानता बढ़ जाती है, और ये सारी ऊंचे स्थानों पर, कहीं पे पहाड़ों पे
पश्चिमी घाट पे, पूर्वी घाट के एरिया में आपको देखने को मिलती है। तो एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हाई इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके लिए हाई इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता हमको पड़ती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, एल्यूमिनियम लाइट है इसलिए आयरन की जगह यूज की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके बारे में कुछ चीज़ें जानी। परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त यूरेनियम और थोरियम कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मतलब यूरेनियम एंड थोरियम यूज फॉर जनरेटिंग द न्यूक्लियर पावर आर फाउंड वेयर। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आप कंफ्यूज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे गोदावरी बेसिन, जहाँ गोदावरी बेसिन होगा वहाँ यूरेनियम नहीं है, यहाँ पर तो गैस के सोर्सेज मिलते हैं। गोदावरी बेसिन में जो है गैस के सोर्सेज आपको दिखाई देंगे, तो ये तो ऑप्शन ही कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद गल्फ ऑफ कैम्बे यानी कि खंबात की खाड़ी। उसके बाद मणिकरण, ये ऑप्शन भी आप इजीली काट सकते हैं। मणिकरण हिमाचल में जियो थर्मल एनर्जी है, मतलब जमीन से जो है जो गर्मी निकलती है, गर्म पानी के झरने भी निकलते हैं और जो गर्म हवा से निकलती है वो जियो थर्मल एनर्जी यूटिलाइज होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। उसके अंदर पानी के घर चश्मे हैं अगर, तो उसमें खाना पकाने यूज कर सकते हैं। जियो थर्मल एनर्जी जो है उस एनर्जी को यूज करके जो है बिजली भी बना सकते हैं। तो ये मणिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो इसको भी हम इजीली निकाल सकते हैं। अब दो ऑप्शन रह जाते हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे एंड अरावली रेंज ऑफ राजस्थान। तो सही आंसर हमारा होगा यूरेनियम थोरियम आर फाउंड इन अरावली रेंज ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये गल्फ ऑफ कैम्बे में भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अरावली रेंज ऑफ राजस्थान जो है, गल्फ ऑफ कैम्बे में पेट्रोलियम के भंडार हैं, जहाँ पर भी पानी जाके गिरता है समुद्र के अंदर। ठीक है, तो अपने साथ बहुत सारा जो है तलछट लेके जाता है। तो इसको थोड़ा सा एक कंसेप्ट के रूप में समझ लीजिए कि यहाँ पर जहाँ पानी आके गिरता है समुद्र में, यहाँ पे गैस और ऑयल के भंडार आपको मिलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे ज़मीन के अंदर वन जो है वो दब जाते हैं वहाँ कोयला मिलता है। ठीक है, और वो ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसकी वजह से जो है उसकी बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर और इस प्रेशर की वजह से उसका रूप बदल जाता है और वो सारे कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली जो ये चीज़ें हैं लाखों हज़ारों सालों से चीज़ें जो समुद्र के अंदर आके गिर रही थी, तो वो सारी चीज़ें जो नीचे दब जाती हैं तो हाई टेम्परेचर कंडीशन और प्रेशर कंडीशन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती हैं, इसमें पेट्रोलियम एंड गैसेज में। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अरावली रेंज ऑफ राजस्थान जो है वहाँ पर यूरेनियम एंड थोरियम मिलता है। इसके अलावा यूरेनियम के सोर्सेज आपको कहाँ पर और मिलते हैं? तो यूरेनियम के सोर्सेज आपको लद्दाख में भी मिलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यूरेनियम के सोर्सेज आपको दिखाई देंगे। जादूगोड़ा एक खान है जो कि झारखंड की है, तो झारखंड की एक खान है जिसका नाम है जादूगोड़ा, वहाँ पर भी आपके सोर्स मिल जाते हैं। और थोरियम का तो हमने अभी बताया था, तो थोरियम के एक रिच रिसोर्सेज मिलते हैं एट द केरला कोस्ट। ठीक है, केरला कोस्ट में आपको मोनोजाइट सैंड जो है वो मिलती है। मोनोजाइट सैंड दैट इज प्रेजेंट एट द कोस्ट ऑफ केरला इज अ रिच सोर्स ऑफ थोरियम। तो ये आपको कई जो है इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में बताया गया अभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन होता है? ठीक है, टाइडल एनर्जी कहाँ पर जो है प्रोड्यूस होती है? ठीक है, टाइड्स जो होते हैं उसके पानी का जो यूज करके जो है एनर्जी बनाया जाना, इसको कहते हैं टाइडल एनर्जी। इन विच रीजन ऑफ इंडिया टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड? ठीक है, अब देखिए पूगा वैली ऑफ लद्दाख एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम बताएंगे आपको क्या है ये। उसके बाद गल्फ ऑफ कैम्बे, दिस इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी। उसके बाद माधोपुर नियर भुज, भुज के पास माधोपुर। तो सही आंसर तो हमको आपको बता देते हैं कि गल्फ ऑफ कच्छ जो है दैट इज द प्लेस वेयर टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। कच्छ की खाड़ी के अंदर जो है टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पे आपको पहले भी बताया गया कि गल्फ की खाड़ी में नहीं से कच्छ की खाड़ी में वहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम है कांडला। दिस इज आल्सो ए टाइडल पोर्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि ये समुद्र है जैसे। ठीक है, तो पानी यहीं तक रहता है और यहाँ पर वो पोर्ट है। जब टाइड आता है, हाई टाइड आता है, तो पानी ऊपर उठता है। तो यहाँ पर जो समुद्री जहाज होते हैं वो वेट करते हैं, जब टाइड ऊपर जाता है तो वो यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, सामान यहाँ उतारते हैं और फिर वेट करते हैं, पानी वापस चला जाता है, फिर वेट करते हैं जब हाई टाइड आता है तब यहाँ पर पहुँचते हैं। तो
तो इस तरीके से जो है ये एक जो कांडला पोर्ट है उसके बारे में हमने आपको बताया था, दैट इज आल्सो ए टाइडल पोर्ट। ठीक है, उसके अलावा जो है हमने देखा था कि टाइडल एनर्जी इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब पानी ऊपर चढ़ता है तो पानी को इकट्ठा किया जाता है यहाँ पर, और फिर उसको यहाँ से जो है टरबाइन्स के अंदर से जो है इतनी हाइट पर ये चीज़ ये टरबाइन का रास्ता खोल दिया जाता है, तो पानी ऊपर से नीचे गिरता है और टरबाइन घूमते हैं। पानी का लेवल नीचे चला जाता है तो इसको खोल दिया जाता है, फिर उसके फाइनली इसको भी खोल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो टाइडल एनर्जी जो है प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, और ये मिलता है गल्फ ऑफ कच्छ जो कि गुजरात के अंदर है भारत के। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है। पूगा वैली ऑफ लद्दाख, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जियो थर्मल एनर्जी। ठीक है, जो भूगर्भ से एनर्जी निकलती है, जो हीट के रूप में निकलती है या फिर गर्म पानी के रूप में निकलती है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। पूगा वैली देख लिया था, और अभी लद्दाख में ये तो यूनियन टेरिटरी होगी, और थोड़ी देर पहले हमने देखा था मणिकरण हिमाचल प्रदेश में भी पार्वती गुफा के पास जो है ऐसा ही एक जियो थर्मल एनर्जी का रिच रिसोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, खंबात की खाड़ी, माधोपुरी को ऑप्शन को नहीं लेना है, हमारा सही आंसर निकल चुका है कच्छ की खाड़ी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। हाँ, ये पूछ रहा है टर्सरी जो वो कोल है वो कहाँ पर अक्वर करते हैं। ठीक है, भारत के अंदर कई तरह के कोल मिलते हैं। भारत जो है रिच रिसोर्सेज ऑफ कोल है भारत के अंदर। एक बार मैं आपको एरिया बता देता हूँ कि कहाँ पर किस तरह के मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के अंदर जो है आपको कई तरह के कोल मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कोल जो नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे ज़्यादा रिच जिसमें कार्बन का कंटेंट होता है, कोई भी कोल होता है उसके अंदर कितना कार्बन है उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी देखी जाती है। तो एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट जो है वो प्राइमरी कोल है, और ये सबसे ज़्यादा रिच भी है। इसके अंदर कार्बन कंटेंट 80% प्लस होता है, 70 से 80%। तो इसलिए इसकी जो है फ्यूल वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो कोल मिलता है उसका नाम है बिटुमिनस। ठीक है, और ये सेकेंडरी एरा का गोंडवाना काल का कोल है, जो कि आपको दिखाई देगा दामोदर घाटी के आसपास यहाँ पर। क्योंकि जब भारत जो है, जो इंडियन प्लेट है जो वो क्रॉस कर रही थी भूमध्य रेखा को, लाखों सालों तक जो है इंडियन प्लेट जो है नीचे से मूव करती हुई आई, और कुछ टाइम यहाँ भूमध्य रेखा पर भी रही। सो ऑल द ट्रॉपिकल काइंड ऑफ कंडीशन वर प्रेजेंट इन इंडिया, दैट इज वाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेवलप्ड। जो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बने, वर्षा वन बने, बहुत ज़्यादा घने थे, और फिर कुछ जो है हलचल हुई जमीन के अंदर, ये वन जो है जमीन के अंदर दब गए और हम यहाँ पहुँच गए ऊपर। तो दीज फॉरेस्ट आर लेटर कन्वर्टेड टू कोल। ठीक है, तो ये दामोदर वैली जो है, दामोदर घाटी जो है वो कोल प्रोडक्शन के लिए फेमस है, इसलिए जो है दामोदर रिवर को जो है भारत का रूहर कहा जाता है। ठीक है, रूहर रिवर है जर्मनी के अंदर, जिसके आसपास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ऑफ कोल मिलते हैं, इसलिए भारत के रूहर दामोदर का कहा जाता है। ठीक है, तो ये टाइप का जो है हमारे यहाँ पर कोल मिलता है। इसके अलावा एक और कोल होता है इसके बाद, जिसका नाम है लिग्नाइट, और इसकी देखिए सबसे ज़्यादा कार्बन वैल्यू इसकी है, उसके बाद बिटुमिनस, और फिर लिग्नाइट, और फिर उसके बाद पीट कोल वहाँ पे मिलता है जहाँ दलदली एरिया होता है, और सबसे कम कार्बन कंटेंट इसके अंदर होता है। अब लिग्नाइट कोयले की खाने में पूछ लेता है। लिग्नाइट कोयले की खाने जो तमिलनाडु में मिलती है नेवेली नामक स्थान पर, और यहाँ पर नेवेली जो है ताप विद्युत थर्मल पावर जो है केंद्र है। तो जहाँ कोयले से जो एनर्जी बनाई जाती है उसको थर्मल पावर कहते हैं। तो नेवेली थर्मल पावर जो है प्रोजेक्ट, वो नेवेली जो है तमिलनाडु के पास है, और वहाँ पर लिग्नाइट कोयले की खाने मिलती है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि टर्सरी टाइप का, तो हमने सेकेंडरी टाइप का भी देख लिया। अब जो है सेकेंडरी टाइप का जो हमने देखा कि गोंडवाना काल का है। गोंडवाना काल मतलब भारत जब गोंडवाना का पार्ट था और उससे टूट के इंडियन प्लेट जो है कहाँ आती है, नॉर्थ की तरफ बढ़ती है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो कोल मिलता है उसको टर्सरी कोल टाइप कहते हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो गया सी। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। माइका इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बिकॉज, जो माइका है यानी कि अभ्रक जो यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक एंड
इंडस्ट्री का मतलब है जो बिजली की चीज़ें बनाने वाले हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं, जो जैसे मोबाइल है या बाकी चीज़ें हैं उनमें कोई बनाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों में जो है अभ्रक का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। बिकॉज ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, इसके इंसुलेटिंग गुणों के कारण, ठीक है, और उच्च वोल्टेज के प्रतिरोध के कारण। इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है। इट इज़ ऑफ ग्रेट मेलेबिलिटी, ये इसमें महान लचीलापन है। इट इज़ सोनोरस इन नेचर, इसकी ध्वनि प्रकृति है। तो ध्वनि प्रकृति का कोई इसमें वो रोल नहीं है। असल में अभ्रक जो होता है ना, वो इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है इसके अंदर जो है। और जब ये इंसुलेटिंग मटेरियल होगा तो वो गुड कंडक्टर नहीं होगा, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल है तो जो आप बिजली की तारें यूज करते हैं उसके ऊपर जो कवर चढ़ाई देता है तो वो आपको बिजली के करंट से बचाता है। और रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज को रजिस्ट भी करता है, ठीक है। इसकी वजह से ये खराब भी नहीं होता है हाई वोल्टेज अगर जा रही है तो। दिस इज द राइट आंसर। एंड अभ्रक जो है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन वर्ल्ड। और आप देखेंगे कि गया के पास जो है अभ्रक की खानें मिलती हैं। झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटो के नॉर्थ में जो है गया के पास जो है आप देखेंगे बिहार में, वहाँ पर गया में जो है माइका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये तो गलत ही हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा सही आंसर हो गया है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूना पत्थर किस इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ विच इंडस्ट्री, ठीक है। तो लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर जो है वो कौन सी इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपको, ये लाइमस्टोन क्या है, ये नॉन मेटेलिक मिनरल है। पहले तो देखेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल जो है ये वाला कौन सी इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग, शुगर इंडस्ट्री यानी कि चीनी उद्योग, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री कनकेव। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये कनकेव लेंस नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ा उद्योग, ठीक है। कौन सी इंडस्ट्री के लिए, तो कपड़ों में तो चूना नहीं डाला जाता है, सीधी सी बात है। चीनी में भी चूना नहीं डाला जाता है। तो हमारा ऑप्शन अब एक ही बचता हुआ दिख रहा है हमें, और वो है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर चूना डाला जाता है, ठीक है। चूना को जो है वो सीमेंट बनाने में जो है काम आता है, सीमेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जिप्सम भी जो है वो भी सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। लाइमस्टोन और जिप्सम दोनों ही यूज होते हैं, ये सही आंसर हो गया। इसके अलावा लाइमस्टोन जो है वो यूज होता है आयरन प्रोडक्शन के अंदर भी, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आयरन प्रोडक्शन में भी आयरन लाइमस्टोन प्लस मैग्नीज को यूज किया जाता है। मैग्नीज जो है आयरन को और हार्ड बनाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। तो कुछ और क्वेश्चन सेट के साथ भी हम आएंगे, तो आपको जो है ये क्वेश्चन जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि बहुत स्टैटिक जीएस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। तो और अगली बार जो है 20 सेट क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। उसके बाद उस 20 सेट के अंदर और भी कुछ कंसेप्ट बताए जाएंगे, जिससे आप जो है आपका ये टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए आप सबके लिए। इसके अलावा आप जो है रिसेंट में कंटेंट कोर्स के अंदर जो है जो मिनरल्स करवा गए हैं उसको एक बार रिवाइज कर ले, तो आपके लिए ये और भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। खुद के लिए लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। डेली पढ़िए, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। तो ये जो डेली पढ़ने का जो रूटीन है वो आप नहीं तोड़ना है आपने, क्योंकि डेली पढ़ेंगे तो एक तो आप जो भूलेंगे कम, और दूसरा जो है आपकी कंटिन्यूटी रहेगी। एक अपना स्टडी प्लान आपका जो है उसको मेंटेन रखिए। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप 10 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। और आपकी तैयारी जो है वो बेटर तरीके से बनती रहेगी। जब बीच में गैप आ जाता है तो आप जब रिवीजन करते हैं तो बड़ा लोड बन जाता है। ज़्यादा गैप होने के बाद ऐसा लगता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए गैप मत बनाइए पढ़े स्टडी के अंदर। और ये भी ध्यान रखिए कि टॉपर वही है जो पढ़ता है, ठीक है, वही सिलेक्ट होता है। ये ध्यान रखना, जो लगातार पढ़ता है उस हिसाब से चलते रहिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।